we are starting with this peace psychology. Okay, so this is a subfield of psychology and peace research which deals with psychological aspects of peace, conflict, violence and war. ठीक है, तो ये जो इश्यूज है, सोसाइटल इश्यूज है, पीस की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है, वायलेंस और वॉर्स, हम कंट्रीज ग्लोबली हम देखते हैं क्या क्या इश्यूज आते हैं, राइट? पीस इज सो मच इम्पोर्टेंट, बट इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? देयर आर 4 मेजर पिलर्स in this. One is research, education, practice and advocacy. कैसे हम इन चीजों पे काम कर सकते हैं और कैसे वो पीस साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं. It seeks to develop theory and practices that prevent violence and conflict. तो पीस साइकोलॉजी का क्या काम है? ऐसी थ्योरी या ऐसी प्रैक्टिसेस बनाना जिससे वायलेंस कॉज ना हो. होता है ना, देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, खूब लड़ाई दंगे हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना हो. दैट इज व्हाई आपने देखा है कि कभी वो हमारे हिस्ट्री में भी क्या होता था, पीस ट्रीटी साइन कराते थे. पीस ट्रीटी साइन करा रहे हैं, 2 देशों के बीच पीस ट्रीटी साइन हो रही है, अब दंगे नहीं होंगे, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. ओके, अब वायलेंस नहीं होगा देश में, सोसाइटी में. पीस कैसे प्रमोट की जाती है, ये सब पीस साइकोलॉजी का रोल है. So it promotes non-violent management of conflict and pursuit of social justice, what we refer as peacemaking and peace building respectively. ठीक है, तो जब हम पीस की बात कर रहे हैं, कैसे हम सोसाइटी में नॉन वायलेंट तरीके से पीस मेंटेन कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर पीस साइकोलॉजी. ठीक है, इसका अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली फिलोसफिकल रूट्स है. एंड early peace psychologists view human nature in terms of drive and impulses. You know that हम psychoanalysis में भी बात करते हैं that they talk about कि हमारा drive है, impulsivity है, जिसकी वजह से we tend to behave with aggression with our environment. aggression आता है हमारे अंदर, ठीक है, which is natural to us. According to them वो natural response है हमारा परेशानी के वक्त. Also William James talked about it and he said war satisfied deeply felt human need for virtues like loyalty. किसकी बात हो रही है? वॉर की. जब लड़ाई होती है और सोल्जर्स जाते हैं लड़ाई करने के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सोल्जर्स, ठीक है, सिपाही है, तो कैसी किन चीजों को वो मैनिफेस्ट कर पाता है, किन वर्चूज को? वर्चूज गुडनेस है. आप अपने देश के लिए लॉयल्टी दिखा पाते हो, आप डिसिप्लिन शो करते हो, आप कंफर्म करते हो उस पूरी टीम के साथ. एक ग्रुप कोहेसिवनेस जनरेट होता है, आपके अंदर एक ड्यूटी ओरिएंटेशन जनरेट होता है. तो दीज आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पीस साइकोलॉजी. ओके, तो ये कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं जो हमारे लिए हेल्प करती हैं. इससे सेल्फ प्राइड बूस्ट होता है. ओके, ये जेम्स ने इन चीजों को हाईलाइट किया था. सो वॉर इज नॉट लाइकली टू बी एलिमिनेटेड until humans have created a moral equivalent for it, like public service. तो अकॉर्डिंग टू हिम वॉर को हम अवॉइड ही नहीं कर सकते जब तक उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट कुछ पॉजिटिव एनर्जी ना कर ले. लाइक पब्लिक सर्विस में अगर सब लोग लगे हैं तो वॉर होगा ही नहीं. ठीक है, देयर आर लिस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट जिनको अगेन पीस साइकोलॉजी के साथ रिलेट किया गया है, लाइक टॉलमैन, पावलोव, डॉगल, कटेल, एल्पॉट, एडलर, सब हमने, फ्रॉइड, ये सारे नाम हमने सुने हैं. Pythagoras also he wrote about non-violence and structural violence. So which is structural violence? कौन सा है? Violence which kill people slowly by depriving them of basic need satisfaction. ठीक है, तो एक होता है प्रॉपर, मतलब he talked about non-violence and structural violence. धीरे धीरे लग नहीं रहा है आप किसी को जाके मार रहे हो, हार्म कर रहे हो, लेकिन जब हम किसी की जरूरतों को बंद कर दें, पूरा ना होने दें, वो भी तो वायलेंस है. किसी को खाना पानी चाहिए और वो हम नहीं दे रहे हैं या पहुंचा नहीं रहे हैं उन तक, वो भी तो वायलेंस का ही फॉर्म है. ठीक है, सो पीस साइकोलॉजिस्ट का यही मानना था, वॉर इज बिल्ड नॉट बॉर्न. बनाते हैं हम लोग, खुद वॉर क्रिएट करते हैं. The related idea that war is biologically possible but not inevitable.
ठीक है। ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं वॉर इज बिल्ड, तो इसमें एनवायरमेंटल रोल सबसे ज्यादा रहता है। एनवायरमेंट ही इस चीज को ज्यादा क्रिएट करता है और हम बूस्ट हो जाते हैं, चलो अब तो लड़ाई करेंगे, अब तो जंग होके ही रहेगी। ठीक है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और उसके रेजोल्यूशन को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने इस एरिया में काम किया। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज पढ़ी है ना ऑलरेडी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीस साइकोलॉजी। ओके। इवन 48 डिवीजन ऑफ एपीए, इन लोगों ने भी प्रॉपर नाम दिया और पीस साइकोलॉजी को इस्टेब्लिश कराया। एपीए में भी पीस साइकोलॉजी 1990 में इस्टेब्लिश हो गया था। There is this journal named Peace and Conflict, Journal of Peace Psychology. It leads to several doctor level training program in peace psychology. तो peace psychology में भी फिर लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी, अपनी PhD करी। There is a person named John Galton who proposed two different type of peace. Peace दो टाइप के होते हैं। Positive peace is presence of multiple desirable state of mind. पॉजिटिव यानी कि कुछ ऐड हो रहा है। ऐड में क्या हो रहा है? हार्मनी ऐड हो रही है, जस्टिस, इक्विटी। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस इज जब जब कोई चीज मिस हो रही है, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्या रिमूव कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ वॉर, लड़ाई नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे, या कोई भी वायलेंट कंफ्लिक्ट अगर नहीं होगा तो हम उसको नेगेटिव पीस बोलेंगे। क्लियर है ये? पॉजिटिव पीस और नेगेटिव पीस क्लियर है? एक बार फिर से बता दीजिए। पॉजिटिव पीस तब होगा जब सोशल ऑर्डर आ रहा है, जब स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन हो रहा है, हार्मनी मेंटेन हो रही है, सोसाइटी में ऑर्डर आ रहा है, एड ऑन जस्टिस, न्याय हो रहा है सोसाइटी के अंदर। यानी कि जब कुछ एड ऑन हो रहा है, कुछ पॉजिटिव एड ऑन हो रहा है आपकी सोसाइटी में, तो पीस मेंटेन रहेगा। यस मैम। है ना? सोसाइटी में हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम, वर्कशॉप्स कर रहे हैं जिससे उनका स्टेट ऑफ माइंड हेल्दी हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव पीस, राइट। नेगेटिव पीस में क्या होता है? जब कुछ हटा रहे हैं, और क्या हटा रहे हैं? लड़ाई हटा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हटा रहे हैं, वायलेंस हटा रहे हैं किसी भी फॉर्म का। तो जब हम कुछ जो ऐसी नेगेटिव चीजें हटाएंगे लाइफ से, तो भी तो पीस आ रहा है ना। यस मैम। तो वो नेगेटिव पीस है जो वायलेंस को हटाने से आ रहा है, और वो पॉजिटिव पीस है जो कुछ अच्छा एड ऑन करने से आ रहा है। ओके। क्लियर है? दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस पूछ सकते हैं पेपर। एम क्या है पीस साइकोलॉजी का? टू एनकरेज साइकोलॉजिकल रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑन इश्यूज कंसर्निंग पीस। उसके कॉज क्या है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लोगों के बीच पीस इश्यूज को लेके कम्युनिकेशन बढ़े। ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, एमिलियरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उनको कैसे डील करना है। एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स पीस, बिल्डिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीस इन ग्लोबल कम्युनिटी। तो पीस को प्रमोट करना इज मेजर मोटिव ऑफ पीस साइकोलॉजी। वायलेंस अवॉइड करना है, पीस प्रमोट करना है। वायलेंस फिजिकली भी होता है, इमोशनली भी होता है, वर्बली भी होता है, इवन स्ट्रक्चरल लेवल पे होता है। ठीक है, जो हमें अंदर तक खोखला कर सकता है। हमारी चीजें जब हमसे ले ली जाए, हमें रहने को खाने को ना मिले, वो भी वायलेंस है। ठीक है। तो वायलेंस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिस्पॉन्स टू कन्फ्लिक्ट। जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो चांसेस है वायलेंस होने वाला है। तो एक्शन लेवल पे कोई मारधाड़ कर रहा है, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई आपके स्ट्रक्चरल सिस्टम को हिला रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी अटैक होता है, रिलीजियोसिटी के नाम पे अटैक होता है। ठीक है, हमारे पूरे पोटेंशियल तक हमें जाने से कोई रोक रहा है, हम पे रोक लगा रहा है, सब वायलेंस का फॉर्म है। कॉजेज, अब इसको समझ लो। कॉजेज में स्ट्रक्चरल वायलेंस, अगेन ये जॉन गॉल्टन ने दिए हैं।
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ. सो दीज आर मेन कॉजेज ऑफ violence, structural violence, privilege to some gender, caste, ethnicity over others. ठीक है, वायलेंस का वायलेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अगर हम पर्टिकुलर जेंडर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एथनिसिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं ओवर अदर, है ना. स्ट्रक्चरल वायलेंस फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है ना, एंड एनी डोमिनेटर सिस्टम जहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा डोमिनेट हो, है ना, तो वहां पर स्ट्रक्चरल वायलेंस जनरेट होता है. दिस इज सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, वहां स्ट्रक्चरल वायलेंस जनरेट होगा. कुछ भी बैलेंस में अगर नहीं है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, ठीक है. देन डायरेक्ट वायलेंस, डायरेक्ट में तो डायरेक्ट है, किसी ने रेप करा, मर्डर करा, असॉल्ट किया, अब्यूज करा, ठीक है. सो इसका कल्चरल भी रूट है, इसका स्ट्रक्चरल भी रूट हो सकता है. एंड देन इट फीडबैक्स एंड स्ट्रेंथन टू देम. मतलब डायरेक्ट वायलेंस स्ट्रक्चरल वायलेंस को प्रमोट करेगा, कल्चरल वायलेंस को प्रमोट करेगा, और कल्चरल वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस ये हमारे सोसाइटी में डायरेक्ट वायलेंस को प्रमोट करेंगे. इमेजिन हमारी सोसाइटी में बैलेंस इम्बैलेंस है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, उसी की पॉलिटिकल पावर है, तो क्या होगा ऐसी सोसाइटी में, लोगों में वो जो क्राइम का जो टेंडेंसी है बढ़ जाएगा. करप्शन जितना होता है, क्राइम उतना ही बढ़ता है ना. करप्शन ऊपर के लेवल पे हो रहा है, तो जनता भी वैसी बनती जाती है. तो स्ट्रक्चरल वायलेंस इज इम्पैक्टिंग डायरेक्ट वायलेंस, राइट. Then cultural violence. So this is the prevailing attitude and belief that justify and legitimate structural violence. अब आप सोचो, अगर किसी का कल्चर प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि ये मारधाड़ ओके है करना, उसके स्ट्रक्चरल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है. होता है ना, कुछ रिलीजियस टेंडेंसीज होती हैं कि कुछ होगा तो भाई हम तो मार देंगे जान से, हमारा तो बताया गया है ऐसे ही होना है, ऐसे ही करना है, जस्टिफाई करते हैं कि ये ओके है करना. ओके, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी आर इनकलकेटेड इन सिंस चाइल्डहुड, कन्विंसिंग अस दैट दिस इज द वे थिंग्स आर एंड हैव टू बी. ऐसे ही चीजें होती हैं, बचपन से उनके दिमाग में डाला जाएगा, ऐसी ही चीजें होती हैं और ऐसे ही काम करती हैं, दिस इज नॉर्मल, राइट. तो स्ट्रक्चरल वायलेंस कल्चरल वायलेंस को सपोर्ट करता है, और ये फर्दर इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को एनहांस करता है. एंड डेफिनेटली कल्चरल वायलेंस फिर डायरेक्ट वायलेंस को भी सपोर्ट करेगा. भाई हमारे तो रिलीजन में कहा गया है मारना इज ओके, तो डायरेक्ट वायलेंस पे भी आएगा वो. आर यू गेटिंग? सो ऑल दीज आर इंटरएक्टिंग विद ईच अदर. ये क्लियर हुआ आपको? स्ट्रक्चरल वायलेंस, कल्चरल वायलेंस एंड डायरेक्ट वायलेंस. यस मैम. ओके. नॉन वायलेंस, यानी कि अब बात आती है, वायलेंस तो हो गया, अवॉइड कैसे करना है. अवॉइड में हमें सिर्फ एक्सटर्नल वायलेंस को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन इंटरनल वायलेंस को भी अवॉइड करना है, ठीक है. सो इट रिजेक्ट द यूज ऑफ वायलेंस इन एफर्ट टू अटेन सोशल पॉलिटिकल चेंज. लाइक डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना, एसोसिएटेड विद नॉन वायलेंस रेफर्स टू कैंपेन, जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पढ़ा है ना इस बारे में? यस मैम. राइट. डिसोबीडियंस मूवमेंट पता है ना सबको? फॉलो नहीं करेंगे हम जो भी फॉरनर्स बोलेंगे. दैट वाज वायलेंस नहीं था, उसके अंदर कोई मारधाड़ नहीं थी, वो नॉन वायलेंटली अपनी बात रख रहे थे, ठीक है. तो पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए उन्होंने वायलेंस का, अहिंसा का मार्ग नहीं, मतलब हिंसा का मार्ग नहीं, अहिंसा का मार्ग चुना, यानी कि नॉन वायलेंस का मार्ग चुना था, राइट. जिसके लिए गांधी जी सबसे ज्यादा माने जाते हैं कि वो अहिंसा को फॉलो करते थे. दैट इज नॉन वायलेंस. ओके. इंटरनेशनल डिकेड फॉर प्रमोशन ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ये शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1998 में. नॉन वायलेंस कैसे काम करता है? इट
पावर ऑफ रूलर्स डिपेंड ऑन द कंसेंट ऑफ पॉपुलेंस. तो नॉन वायलेंस, जब आप किसी चीज को, अगेन इमेजिन गांधी जी वाला आंदोलन, जब पूरा देश मिलके, जो अंग्रेज दे रहे हैं वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, उनका खाना नहीं खा रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी बातें, तो उनकी पावर कम होएगी ना. ओके, जो आप पे रूल कर रहा है, अगर आप कॉपरेट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उनकी पावर कम हो जाएगी, राइट. बिलीव दैट एक्शन वी टेक इन आवर प्रेजेंट शेप आवर सोशल ऑर्डर. सो सोसाइटी में अगर पीस लाना है तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे भी काम करना पड़ता है, पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम्स, ताकि हम चीजों को वापस ऑर्डर में ला पाए. एंड इट वर्क्स कोहेसिवली, एक बंदे से नहीं होता है, ये पूरा सोसाइटी मिलकर काम करता है. रिस्पेक्ट और लव फॉर ओपोनेंट्स. पीस तभी आता है, अगेन नॉन वायलेंस आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपके मन में हेट्रेड ना हो. आप दूसरे इंसान को भी उसी दृष्टि से देखो, ठीक है. तो वो नॉन वायलेंस आप तब फॉलो कर पाते हो, क्योंकि वायलेंस फॉलो करने के लिए आपको मारना पड़ेगा सामने वाले को, और उसके लिए नफरत भी करनी पड़ेगी, उतना गुस्सा भी आना पड़ेगा. लेकिन आप चाहते हो एग्रेसिव, तो आपको सामने वाले को भी उसी प्यार से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनकी हरकतों को कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. तभी आप उस नॉन वायलेंट पाथ पे चल के उनको हरा सकते हो. नोशन ऑफ सत्या, सत्याग्रह आंदोलन भी किया था गांधी जी ने कि हम सच का साथ देंगे, ठीक है. सो जब आप ऑपोजिट व्यू पे जाते हो, कोई चीज आप पे इम्पोज करी जा रही है और आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पे अपनी बात को लेकर चल रहे हो, तो वो भी एक तरीका है नॉन वायलेंटली अपनी बात को रखने का. अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट मैक्रो लेवल. मैक्रो लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट वी ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है सोशल साइकोलॉजी की क्लास में, कि जब भी कुछ इशू होगा, आपके थॉट्स टकराएंगे या किसी और के साथ आपके थॉट्स टकराएंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. वो अपने अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. अंदर होता है तो हम उसको इंट्रा बोलते हैं, औरों के साथ होता है तो इंटर कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, ठीक है. तो दिस इज टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इंटर ग्रुप यानी कि दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, दो अलग पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. इंट्रा ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर, सपोज एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके बंदे आपस में लड़ रहे हैं, वो इंट्रा ग्रुप. इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच, है ना, आपके और मेरे बीच इंटरपर्सनल. इंट्रापर्सनल, मेरे अंदर ही अपने ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इमोशनल इश्यूज अपने ही चल रहे हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल. तो ये चार टाइप है, इंटर, इंट्रा, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, राइट. दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. डील कैसे करना है ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का. अप्रोच टेक्निक. अप्रोच में क्या हो रहा है, जब दो चीजें ऐसी आएंगी, दो गोल 1 गोल 2, और दोनों ही अच्छे हैं, है ना, दो जॉब मिल रही है आपको, दोनों ही जॉब बहुत अच्छी है, दोनों ही अच्छा पे पैकेज दे रहे हैं. नाउ यू हैव टू डिसाइड अब मैं क्या करूं. तो ये क्या है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है. दिस इज, हम पढ़ रहे हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स. तो दिस इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. अवॉइडेंस, दो नेगेटिव चीजें एक साथ. एग्जाम्पल के लिए, कंटिन्यू विथ टूथएक विच इज हॉरिफाइंग, दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन अब ना आपको दांत दर्द पसंद है, ना डेंटिस्ट के पास जाना पसंद है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना, कोई एक चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो दो अनप्लेजेंट इवन में से एक चुनना पड़ता है, ये अवॉइडेंस इशू है, ठीक है. यहाँ पर बहुत ग्रेट डील ऑफ एंजाइटी कॉज होती है और रिजॉल्व करना उतना ही मुश्किल होता है. अप्रोच अवॉइडेंस, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव गोल है. अब एक अच्छी जॉब मिल गई है आपको, जिसका बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, जॉब विद अ वेरी गुड सैलरी, लेकिन इस सैलरी को पाने के लिए आपको 12 घंटे काम भी करना पड़ेगा. ऑब्वियसली 12 घंटे कौन काम करना चाहता है ना. तो एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव बात भी है. या तो अप्रोच करें या अवॉइड करें, क्या करें. एक ही गोल है आपका बेसिकली, यहाँ दो अलग गोल नहीं है. देखो, गोल 1 एक ही गोल है, उसका कुछ पॉजिटिव भी है, उसमें कुछ नेगेटिव भी है.
तो दिस इज सिंगल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी एंग्जाइटी होती है हमें। देन वी हैव डबल अप्रोच अवॉइडेंस। गोल 1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसके अंदर, गोल 2 इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज यू हैव टू चूज बिटवीन 2 करियर ऑप्शन। ठीक है, 2 करियर ऑप्शन है आपके पास, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है या आपको सपोज सिंगर बनना है। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं ऐसा। वन इज हाई पेइंग बट वेरी रिस्की। अगर आप सिंगिंग में जाते हो, अगर आप बहुत बड़े सिंगर बनते हो तो हाईली पेड होगा, पॉजिटिव, लेकिन रिस्की भी है, जल्दी से कोई इतना ऊपर उठता नहीं है उस काम में, तो नेगेटिव भी है। अनदर करियर ऑप्शन इज वेरी सेफ। साइकोलॉजिस्ट बनने में शायद कुछ तो कर ही लेंगे, बट शायद सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी उतनी, नेगेटिव भी है। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएंगे, काम कर लेंगे, सेफ ऑप्शन है, बट मे बी उतनी हाई सैलरी ना मिले, तो पॉजिटिव भी है, अगेन नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, वैसे कहा जाता है हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट इन 4 कैटेगरी में फिट होते नहीं है, वी हैव डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, अप्रोच अवॉइडेंस में 2 गोल है। अप्रोच और अवॉइडेंस में 2 अलग गोल है। अप्रोच अवॉइडेंस में एक ही गोल की बात हो रही है, एक ही गोल है, उसी के पॉजिटिव नेगेटिव है। और डबल अप्रोच अवॉइडेंस में भी अगेन 2 गोल है और उनके पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, इन रियल लाइफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर जनरल अप्रोच अवॉइडेंस। हमारी रियल लाइफ में ज्यादातर अप्रोच अवॉइडेंस वाले कॉन्फ्लिक्ट हम फेस करते हैं, एक ही गोल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें चलती है हमारे साथ। मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट हम किसको बोलते हैं? इट फोकस ऑन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंसिडर वाइडर एस्पेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट लाइक एंटायर सोसाइटी। यानी कि अभी बात हम कर रहे हैं मैक्रो लेवल की, बड़े लेवल पे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। अभी हमने छोटे लेवल पे पढ़ा, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा, बड़े बड़े लेवल पे देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सोसाइटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कौन सा देश सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक पावर है, किसकी इकोनॉमिक पावर ज्यादा है। तो ये जो बड़े बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनको मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे कि 2 कंट्रीज पानी पे लड़ रही हैं, ये नदी का पानी कौन लेगा, वैल्यूज और आइडियोलॉजीज पे लड़ते हैं। सोशल ऑर्डर, किसका क्या सोशल ऑर्डर, किसमें क्या फॉलो होगा, कौन कहाँ पे मेन डोमिनेट करेंगे, कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होगा नहीं होगा। मिस मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज किया जा रहा है, परसीव किया जा रहा है। मैक्रो लेवल पे अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो अगेन उसके जो सोल्यूशंस हैं वो पीस से शुरू होंगे। पीस के लिए इनिशिएट करते हैं, जैसे मैंने बोला ना, पीस ट्रीटी साइन कराते हैं। हमारे देश और पाकिस्तान के बीच पीस ट्रीटी साइन हुई थी, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि न्यूट्रल ग्राउंड हो कोई जो इसको मेडिएट करे। ठीक है, इन चीजों को हमेशा के लिए सेटिस्फाई करा जाए, रिजॉल्व करा जाए, मैनेज किया जाए। certain macro conflict handling styles are alternate dispute resolution। ठीक है, मैक्रो लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है उसके कुछ टाइप्स हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये एक नॉन कन्वेंशनल मेथड है, यानी कि नया मेथड है, ट्रेडिशनल नहीं है, लीस्ट एक्सपेंसिव है। इट सेटिस्फाई द पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, दोनों पार्टी को सेटिस्फैक्शन मिलती है इसके अंदर। थर्ड पार्टी जो कि मिला रहा है उन दोनों पार्टीज को, have to accept either in law or in principle। थर्ड पार्टी को दोनों पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि वो जो कहेगा हम मानेंगे। इट इन्वॉल्व आर्बिट्रेशन, यानी कि डिसीजन आप पे इम्पोज किया जाता है। एडजुडिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जब हमारा देश डिवाइड हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान में जो डिवीजन क्रिएट होना था ना, और दंगे होने शुरू हो गए थे, तो
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो गए बाहर, है ना, यूएन के पास वापस से, या यूएसए के पास, कि भाई ये ब्रिटेन वालों के पास कि देखो ये हो रहा है और नहीं होना चाहिए था। तो वो आए मेडिएटर बनके, और उन्होंने क्या किया, हमारे मैप में लाइन खींच दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और अब इसकी तरफ पाकिस्तान होगा, इसकी तरफ इंडिया होगा। मतलब दे जस्ट डिड इट ऐसे रैंडमली, एक लाइन बना दी और ये इसके पार ये और इसके पार ये, उन्होंने एक डिसीजन इम्पोज कर दिया कि अब वो जहां तक आ चुके हैं वहां अब इसके पार ये रहेगा, इसके पार ये रहेगा। दैट इज वाई वो पीओके वगैरह क्रिएट हुआ था उस वक्त। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देन कोलैबोरेशन, पार्टीज वर्क टुगेदर। अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सपोज दो देशों के बीच इशू है, दोनों मिलकर बैठकर रिजॉल्व कर रहे हैं कि क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद प्रॉपर कम्युनिकेशन कि किसको क्या इशू है। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में अगेन आपको क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए, दोनों बातों पे काम होगा। सब्जी वाले के पास नेगोशिएट करते हैं ना हम जाके, अबे भैया इतने में दे दो प्लीज, तो देख चलता है कि अच्छा आपको क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए। हो सकता है वो चीटिंग कर रहे हो सामने वाले, तो हमारा देश बोलेगा नहीं नहीं, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, हम इस पे एग्री नहीं करेंगे, सबके लिए सस्टेनेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, नेगोशिएशन, कंसाइलिएशन, जिसमें फैसिलिटेशन इन्वॉल्व होता है, इसमें थर्ड पार्टी होता है जिसको कंसाइलिएटर बोलते हैं, वो कम्युनिकेट करता है, दूसरी के पास जाएगा, पार्टी के पास, हमारी बात रखेगा, उनकी पार्टी की बात हमारे पास रखेगा, ताकि दोनों के बीच टेंशन कम हो। मेडिएशन, मेडिएशन में अगेन वो एग्री करती है दोनों पार्टीज की यस कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है हमारे बीच, मेडिएटर का अगेन एक मेडिएटर होगा, मैनेजर होगा, जो नेगोशिएशन को इनिशिएट करेगा ताकि इशू रिजॉल्व हो सके दोनों पार्टीज के बीच में। एंड आर्बिट्रेशन, लीगली इम्पोज कर देते हैं जब हम कुछ, ठीक है, इम्पोज डिसीजन जो मानना ही पड़ेगा। ओके, adjudication, here parties to dispute may choose to take their case to court of law, तो हम चले जाते हैं कोर्ट अपना केस लेके। इस केस में अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा अगेन, ठीक है, कोशिश यही रहती है, कोर्ट इसलिए जाते हैं ताकि पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाए, राइट। तो इसमें ज्यादा इश्यूज नहीं रहते हैं और चांसेस है कि पीसफुली वो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमारे देश में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो बार बार कोर्ट जाते हैं और रिजॉल्व हो जाते हैं और एंड में सब लोग मान लेते हैं। यस मैम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं जैसे पाकिस्तान और भारत के कुछ राइट मुद्दे। राइट राइट, सो वी हैव यहाँ पे ना विन और लूज सिचुएशन होती है, इसमें दोनों पार्टी का, इसमें क्लियर है जो पार्टी सही होगी वो जीतेगी और वो विन करेगी, और जो दूसरी है वो लूज करेगी। ठीक है, क्लियर विनर होता है इसके अंदर। आई गेस ये फाइनल टॉपिक है इसका। मीडिया का क्या रोल रहता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में? तो मीडिया का बहुत, आप देखते हो आजकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, हर एक चीज पे उसकी नजर रहती है, वो एक माहौल क्रिएट करती है, एनवायरनमेंट बनाती है देश का, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी एक माहौल क्रिएट करती है, और उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है क्योंकि हम जनता लोग उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे एक पूरा एक माहौल क्रिएट होता है, प्रेशर जनरेट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, किसके फेवर में वो जा सकता है। तो मीडिया का उसमें रोल रहता है। ओके, मीडिया सोसाइटी को बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस करती है। सो पब्लिक रिलाइज ऑन मीडिया टू सेपरेट फैक्ट्स एंड टेंजिबल रियलिटी, एंड दैट इज वाई अगर मीडिया ट्विस्ट करती है चीजों को तो ऑडियंस बेचारी ट्विस्ट हो जाती है एट टाइम्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स का अपना बिल्डिंग एजेंडा रहता है। आपने देखा है कुछ फॉरेन के भी कुछ आर्टिकल्स निकलते हैं, न्यूज़पेपर निकलते हैं जहाँ पे वो इंडिया की पॉलिसीज का मजाक उड़ाते हैं, कार्टून Yes, बनाते हैं, है Yes, ना, ma'am. जिसका एक्चुअली कोई सर पैर नहीं होता है, रेलेवेंस नहीं होता है। दे डू इट क्यों? नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए, अपने देश के लोगों में एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, so this is role of journalism
पीस कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, वॉर वायलेंस ओरिएंटेड जर्नलिज्म होता है, एक होता है पीस प्रमोट करने का इरादा, एक होता है वायलेंस के अगेंस्ट, ठीक है, वायलेंस कॉज नहीं होना चाहिए। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव वायलेंस पढ़ा था, तो दिस फोकस ऑन इनविजिबल इफेक्ट ऑफ वायलेंस, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, इमोशनली क्या फर्क पड़ रहा है। दिस फोकस ऑन विजिबल इफेक्ट, अरे मारधाड़ हो गई, देखो लोगों को इतनी चोट लगी है, इतना खून खराबा हुआ, इतने लोग मर गए, ठीक। ट्रुथ ओरिएंटेड जो पीस कॉन्फ्लिक्ट वाला जर्नलिज्म है, दिस इज मोर ट्रुथ ओरिएंटेड, तो ये हर तरीके से सच को निकालने की कोशिश करेंगे। पीपल ओरिएंटेड, लोग जो एक्चुअल में सफर कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उन तक ये पहुंचते हैं। एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड, वो चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से कोई सोल्यूशन निकल पाए, वॉर ना हो, ठीक है। वॉर वायलेंस ओरिएंटेड कौन सा है यहाँ पे, प्रोपेगेंडा, तो दे एक्सपोज देयर अनट्रूथ, हेल्प आर कवर अप करते हैं ये लोग चीजों को। फोकस ऑन आर सफरिंग्स एंड एबल बॉडीड एलाइट मेल्स बीइंग देयर माउथ पीस, फोकस ऑन एलाइट पीस मेकर्स। तो दिस इज थोड़ा सा मोर ऑफ शो ऑफ वाला, जो वायलेंस ओरिएंटेड जर्नलिज्म है, वो लोग वायलेंस ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके की उनकी इश्यूज रहते हैं, और सफरिंग को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे वो। विक्ट्री ओरिएंटेड रहता है, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं चाहिए उनको पीसफुल, उनको अगेन विक्ट्री चाहिए किसी एक की, तो दूसरे चीज को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं दिखाएंगे, किसी एक पर्सपेक्टिव को वो ज्यादा हाईलाइट करके दिखाएंगे, और उससे लोग भी उत्तेजित होते हैं। तो दिस इज वॉर एंड वायलेंस जर्नलिज्म। सो there are various ways in media in which media can influence this peace promotion and conflict resolution. It bring together different people to, लाते हैं ना, डिबेट चलती है मीडिया पे, डिफरेंट लोगों को लाते हैं, इश्यूज डिस्कस होते हैं, और सब लोग देखते हैं उस डिबेट को। हेल्प इंप्रूव गवर्नेंस, इंक्रीज नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, प्रोवाइड अर्ली वार्निंग, अगर कुछ होने वाला है तो पहले ही वार्न कर देते हैं। आउटलेट टू एक्सप्रेस इमोशन, लोगों को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है मीडिया के थ्रू, और पीस को प्रमोट करने, आई गेस दिस इज इट। एंड इसमें एक डिस्क्लेमर हमेशा रहेगा कि मीडिया का इम्पार्शियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया बायस होती है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है, लोगों को भ्रमित करती है। ओके, सो स्पेशली वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम मीडिया का रोल बहुत हाईलाइट हो जाता है कि वो क्या क्रिएट कर रही है लोगों के बीच, ठीक है, क्या इमेज क्रिएट कर रही है उस वक्त। तो दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो मीडिया का एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल भी है कि वो पीस को प्रमोट कैसे कर सकती है, सच्चाई को दिखा सकती है, इस तरह से करे कि लोग हैम्पर ना हो, बिकॉज मीडिया के वायलेंस की वजह से लोग बहुत इफेक्ट होते हैं साइकोलॉजिकली भी। ओके, और मीडिया एक्चुअली नेगोशिएशन भी रीच कर सकती है, हमेशा जरूरी नहीं है दो पार्टियों को लड़वाना ही है मीडिया ने, वो चाहे तो दोनों की बात सहजता के साथ ला सकती है, रख सकती है, टू प्रमोट अ सर्टेन पीस बिटवीन, पीस नेगोशिएशन। सो दैट इज द मेन रोल ऑफ जर्नलिज्म हेयर, जो कि होना चाहिए। फ्रेमवर्क यूज बाय पीस बिल्डिंग मीडिया, तो ये सजेस्टेड फ्रेमवर्क है जो पीस बिल्डिंग मीडिया यूज करती है, एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिविज्म एंड पीस जर्नलिज्म फॉलो होना चाहिए, पीस प्रमोटिंग एंटरटेनमेंट मीडिया होना चाहिए, मीडिया रेगुलेशन टू प्रिवेंट एनकरेजमेंट ऑफ वायलेंस नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसके अगेंस्ट फिर मीडिया पे काम होना चाहिए। पीस प्रमोटिंग सिटीजन मीडिया फॉलो होना चाहिए, अगेन मीडिया शुड प्रमोट peace in all context. Yes, this is it about peace psychology. Is it fine? Okay, so clear हुआ है concept? Yes, ma'am. ठीक है, so मैम ये टॉपिक कंप्लीट हो गया?